बोली, बेटा मुझे तो तेरी बहन की बहुत फिक्र हो रही है और बहुत मिलने को मन कर रहा है। आज उसका फोन आया था तो कह रही थी कि मुझसे तो उठा नहीं जा रहा है और घर में कितना सारा काम पड़ा है। मुझे लगता है उसकी काफी तबीयत खराब है, सो रही हूँ कि जाकर मिल जाऊं। यह सुनकर तरुण बोला कि ठीक है मम्मी, आप चली जाओ, दीदी को भी अच्छा लगेगा। सुनीता जी ने अपनी बहू अंशु को बुलाकर कहा, बहू लड्डू तो बचे होंगे ना, एक डिब्बे में निशा के लिए दे दो, उसे लड्डू बहुत पसंद है। यह सुनकर अंशु का चेहरा उतर गया, क्योंकि पहले भी सासू माँ निशा के घर लड्डू पहुंचा चुकी थी। यह लड्डू अंशु की मम्मी ने बहुत प्यार से बनवा कर भेजे थे। अंशु गाँव से थी और उसके घर में गाय भैंस पालने जाती थी। जब भी अंशु की मम्मी मावा तैयार करती थी तो लड्डू जरूर बनाती थी और अंशु को भी बेच देती थी। लेकिन सासू माँ थी कि उसमें से अपनी बेटी को बेचती रहती थी, जिसे अंशु को खाने को ही नहीं मिलता था। अंशु ने सासू माँ के कहने पर रसोई में जाकर एक डब्बा खोलकर देखा तो गिनती के 10 लड्डू रखे हुए थे। अंशु ने जाकर कहा कि मम्मी उसमें तो केवल 10 ही लड्डू हैं। तो सासू माँ आंखें तरेर कर बोली, तो मुंह क्या देख रही है, पैक कर दे। अंशु को लगा था कि 10 लड्डू तो नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन सासू माँ ने तो 10 लड्डू भी नहीं छोड़ रही थी। सुनीता जी ने लड्डू लिए और अपनी बेटी के घर चली गई। कुछ देर में तरुण भी अपने ऑफिस चला गया और वही समय था जब अंशु को आजादी महसूस होती थी। अंशु ने जल्दी से अपने लिए बढ़िया अदरक डालकर चाय बनाई, टीवी ऑन करके आराम से बैठ गई, क्योंकि उसको पता था कि सासू माँ अब शाम तक ही आएंगी। फुर्सत और तसल्ली से अंशु ने चाय पी और टीवी देखते देखते ही घर की साफ सफाई करने लगी। सासू माँ के रहते तो टीवी का रिमोट तक हाथ नहीं लगता था। सासू माँ के घर में न रहने पर ही अंशु को मौका मिलता था और वह जो चीज चाहे देखती थी। एक बार तो अंशु ने तरुण से कहकर अपने कमरे में टीवी लगवाने की बात की थी, लेकिन सासू माँ सुनते ही भड़क गई थी। एक घर में अब क्या 2-2 टीवी लगेंगे? हमने कब मना किया है बाहर बैठकर टीवी देखने के लिए? मैं तो दोपहर में सो जाती हूँ, तो यह टीवी क्यों नहीं देख लेती? अपनी माँ को इतना नाराज होते देखकर तरुण हिम्मत ही नहीं हुई कि वह अपने रूम में अलग टीवी लगवा सके। एक दिन अंशु सासू माँ के सोते ही दोपहर में टीवी ऑन करके एक टीवी सीरियल देखने लगी, लेकिन कुछ देर में सुनीता जी कमरे से उठकर आई और बोली, बहू टीवी कम आवाज में नहीं चल सकता है क्या? और तू ये क्या देख रही है? सास बहू के नाटक देखकर घर में भी दंगल करना है क्या? हमारे घर में ये नाटक नहीं देखे जाएंगे, पिक्चर देखनी हो तो देख लो। अंशु ने मन मारकर एक पिक्चर टीवी पर लगाई और देखने लगी, लेकिन उसने भी सुनीता जी धीरे धीरे बड़बड़ाने लगी, पता नहीं आजकल की पिक्चर कैसी होती हैं, शर्म लिहाज का तो नाम ही नहीं रहा है। इतनी अश्लीलता देखते हुए शर्म भी नहीं आ रही है कि सास सामने बैठी है। अंशु सासू माँ की बड़बड़ाहट सुनकर भी कुछ देर तक तो सुनती रही, लेकिन फिर उसने रिमोट अपनी सासू माँ के हाथ में दिया और बोली, मम्मी जी आप ही देख लीजिए, जब मैं अपनी पसंद का देख ही नहीं सकती तो फिर बैठ कर क्या करूंगी। इतना कहकर अंशु वहां से चली गई और कमरे में जाकर रोने लगी। मन ही मन उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था और दिल में गुस्से का तूफान भी उमड़ रहा था। सोचा कि रात को पति के आने पर उससे बात करेगी। रात को जब तरुण आया तो उसने खाना खाने के बाद तरुण से कहा, आप तो कहते थे कि मम्मी मुझे कभी किसी बात के लिए नहीं रोकेंगी, मगर ना तो मैं अपनी मर्जी से टीवी में कुछ देख सकती हूँ और ना ही अपने कमरे में टीवी लगवा सकती हूँ। आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ तो क्या करूँ? मेरा भी तो टीवी देखने का मन करता है, क्योंकि आपके साथ तो वह मुझे कहीं जाने ही नहीं देती। घर में बंद रहकर मेरा भी तो दम घुटता है। यह सुनकर तरुण ने कहा कि मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ, मगर इस उम्र में माँ को समझाना तो बेकार है, हमको ही एडजस्ट करना पड़ेगा। पति का ऐसा जवाब सुनकर अंशु सोचने लगी कि भले उनकी उम्र ज्यादा है, मगर बेटी के लिए तो दिमाग खूब काम करता है। बेटे को यह सब नजर ही नहीं आता, उसे तो बस केवल अपनी माँ की उम्र ज्यादा नजर आती है और उनकी जिद दिखाई देती है, लेकिन कोई नहीं समझ रहा है कि यह बेवजह की जिद मेरा दम घोट रही है। अंशु काम करते करते यही सारी बातें सोचती जा रही थी। दोपहर में खाना खाकर वह जैसे ही आराम करने चली तो घर की डोर बेल बज गई। उसने तुरंत घड़ी में समय देखा। इतनी जल्दी मम्मी जी दीदी के यहाँ से कैसे आ सकती हैं? देखती हूँ पता नहीं कौन आया है। दरवाजा खुला तो सामने सुनीता जी खड़ी हुई थी। उनको देखकर अंशु के होश उड़ गए। आज सुनीता जी समय से पहले वापस आ गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक उदासी थी। वह चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गई। अंशु ने खाने को पूछा तो खाने को मना कर दिया और फिर कुछ देर में सोने के लिए चली गई। आमतौर पर सुनीता जी आने के बाद पूछती थी कि कोई आया तो नहीं था, मेरे पीछे अपनी माँ को फोन तो नहीं किया था, और तो और तुरंत जाकर रसोई भी चेक करती थी कि कहीं बहू ने अपने लिए कुछ स्पेशल बनाकर तो खाया नहीं है। लेकिन आज इनमें से एक भी बात नहीं हुई, क्योंकि सुनीता जी का ध्यान ही कहीं और था। रात को जैसे ही तरुण ऑफिस से आया तो उसने माँ को उदास बैठे देखा। उसकी नजर टीवी पर थी, मगर ध्यान कहीं और था। यह देखकर तरुण ने उनके पास बैठे हुए कहा, मम्मी क्या हुआ है? आप कुछ ठीक नहीं लग रही हो। आज तो आप दीदी के घर गई थी ना, क्या हुआ वहाँ? ये सुनते ही सुनीता जी आंखें नम करके बोली, बेटा क्या बताऊं, मैं तो अपनी बेटी को इतना काम करते देखकर हैरान रह गई। इतना काम करके उसकी हालत खराब है।
लेकिन उसकी सास फिर भी उसे काम में जोक कर रखती है। मेरे सामने तो उसकी सास अच्छी बन रही थी, लेकिन बेटी को इतना काम करते देखकर मुझे सब कुछ समझ में आ गया। सुनीता जी यही बातें बोल ही रही थी कि तभी वहां पर अंशु अपने पति के लिए चाय नाश्ता लेकर आ गई। सुनीता जी ने अंशु को देखकर कहा, इसको देखो, इसको अपने चाय नाश्ते की पड़ी है। देख नहीं रही है कि माँ बेटा बात कर रही हैं, इसको कैसी पड़ी होगी। ये तो यहाँ आराम से है ना, इतने सुख से है, इसको तो किसी चीज की कमी ही नहीं है। और वहाँ मेरी बेटी कैसे हालातों से लड़ रही है, फूलों में पली बड़ी मेरी बेटी ऐसे घर का हर एक काम खुद कर रही है। ये सुनकर तो अंशु का मन हुआ कि अभी दहाड़ कर कहे कि अभी तो मुझे चैन की सांस लेने नहीं देती। अपनी ही बहू को घर में कैदी बनाकर रखा है ना, तो वह पति के साथ कहीं जा सकती है, नहीं टीवी देख सकती है, ना ही अपनी माँ का बना खा सकती है। और कैसे कह रही हैं कि मैं सुख में हूँ। अरे कम से कम भगवान से तो डरिए। अंशु की आंखों में यह तमाम बातें तैरने लगी और वह चाय की ट्रे रखकर वहां से चली गई। माँ की बातें सुनकर तरुण ने कहा कि मम्मी जी, लड़की की शादी हो जाती है तो ससुराल में काम ज्यादा होता ही रहता है, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। हो सकता है आपको ज्यादा नजर आ रहा हो, मगर इतना कुछ नहीं होता है। इस बात पर सुनीता जी गुस्से से भड़क गई। अपनी बेटी की आंखों में दर्द मुझे नहीं तो किसको नजर आएगा। मैं आज उसको देख कर आ रही हूँ, मेरी आंखों के सामने उसने इतने सारे बर्तन धोए हैं, उसकी सास ने तो हाथ तक नहीं हिलाया। यह सुनकर तरुण ने अपनी माँ से गुस्से में कहा, माँ आप हाथ हिला देती हो क्या? अंशु भी तो खुद ही सारे काम करती है। ये सुनते ही सुनीता जी बेटे पर बरसने लगी। करने लगा ना तू भी बीवी की गुलामी। आप अपनी बहन का दर्द क्यों नजर आएगा? अरे अपनी बहन की तुलना इस गांव की लड़की से कर रहा है। मैंने अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह पाला है और तेरी बीवी ने बचपन से गाय भैंस पाली हैं। इन दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। यह सुनकर तरुण गुस्से में खड़ा हो गया और बोला, तो दीदी कौन सा गाय भैंस पाल रही है मम्मी? पता नहीं क्या देखकर आ गई हो और यहाँ आकर हमारा मूड खराब कर रही हो। इतना कहकर तरुण ने अपनी चाय उठाई और रसोई में चला गया। अंदर बैठे अंशु के दिल में हल्की सी जीत की खुशी थी कि कहीं ना कहीं उसका पति उसकी परेशानी समझता तो है। फिर कुछ देर बाद निशा के ससुराल से उसके सास ससुर की शादी की वर्षगांठ की पार्टी का निमंत्रण आया। सुनीता जी ने तरुण से कह दिया कि सबको चलना है, सब समय पर तैयार रहना, कहीं तुम्हारी महारानी तैयार होने में देर न लगा दे। पार्टी वाले दिन अंशु शाम के समय तैयार हो गई और ऑफिस से आकर तरुण भी सबके साथ पार्टी के लिए निकल गया। पार्टी में निशा ने अपनी माँ से कहा, मम्मी देख रही हो ना कैसे मेरी दोनों नंदे आराम से घूम रही हैं। आपको पता है कि मैं सुबह से अब तक कितना काम किया है। इनकी माँ ने तो इनको 2 दिन पहले बुलाकर बिठा लिया और खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी हो गई। ये दोनों मायके में आकर जरा भी हाथ नहीं लगाती, दोनों बेशर्म होकर बैठ जाती हैं। अंशु भी सब कुछ सुन रही थी। उसने कहा, दीदी मैं तो देख रही हूँ कि वह मेहमानों को खाना खिला रही हैं। देखिए कैसे भाग भाग कर रसोई से सब कुछ लेकर आ रही हैं। निशा ने अपनी भाभी को तुरंत लताड़ दिया, आपको ज्यादा पता है क्या मेरे ससुराल के बारे में? अरे ये जो खाना परोसा जा रहा है ये मैंने ही तो बनाया है। ये तो बस खिलाने का काम कर रही हैं, वह भी सबको दिखाने के लिए, क्योंकि अच्छा भी तो बनकर दिखाना है। अब सोच रहे होंगे कि खाना भी इन्होंने ही बनाया होगा। तुम नहीं जानती, ये दोनों बहुत चालाक हैं। यह सुनकर अंशु तो हैरान रह गई, क्योंकि उसको तो कुछ और ही नजर आ रहा था। उसने दोबारा बोलना चाहा तो सुनीता जी ने उसको हाथ दबाकर कहा, बहू ननद के ससुराल में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। तुम्हारे गांव के तौर तरीके यहाँ नहीं चलते। बेचारी अंशु चुप रह गई। पार्टी खत्म होने के बाद जब सब लोग घर आए तो अंशु सोचने लगी कि चलो आज अच्छे से आराम मिल जाएगा, काफी थकान हो रही है। लेकिन तभी सुनीता जी ने कहा, मैं क्या करूं, मेरे तो पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और कंधे भी बहुत दर्द कर रहे हैं। अंशु ने पास खड़े होकर कहा कि मम्मी जी कोई दवाई दे देती हूँ। तो सुनीता जी आंख निकाल कर बोली, तू मुझे दवाई क्या देगी, तू तो मुझे जहर दे दे। अरे बात बात पर दवाई की देती रहती है, तू जो चाहती है कि एक दिन बुढ़िया कोई गोली खाकर सो जाए और कभी न उठे। यह बात सुनकर अंशु मन में सोचने लगी, भगवान इतना दयालु कहाँ है कि आप इतनी जल्दी चली जाओगी। अभी तो भगवान मेरी और भी परीक्षा लेना चाहता है। अंशु के चेहरे को देखते ही सुनीता जी बोली, अब क्या सोच रही है कि बुढ़िया कब मरेगी? ऐसा कर मेरे लिए चाय बना दे। तरुण जो कि इस समय बाथरूम से बाहर आ रहा था उसने सुन लिया और बोला, मम्मी आपको डॉक्टर ने चाय के लिए मना किया है तो फिर चाय क्यों मांग रही हो? सुनीता जी गुस्से में बोली, अभी फिलहाल मुझे चाय की जरूरत है, मैंने कोई जहर तो नहीं मांग लिया जिसे सुनकर तू डर रहा है। तरुण ने कहा कि मम्मी अंशु भी तो थक गई है, देखो तो रात के 11:30 बज रहे हैं और यह चाय का समय भी नहीं है। मगर सुनीता जी मानने को तैयार नहीं थी और आखिर में अंशु को चाय बनाकर देनी पड़ी। अंशु जब चाय बनाकर लाई तो देखा कि सुनीता जी फोन पर अपनी बेटी से बात कर रही थी। निशा फोन पर सुनीता जी से बोली, मम्मी कार्यक्रम तो हो गया मगर इन लोगों की डिमांड खत्म नहीं हुई। मेरी दोनों ननद जा रही हैं मगर सासू माँ ने रोक लिया। ना तो वह खुद काम करती है ना उन दोनों को काम करने के लिए देती है। दोनों नंदों की जी हजूरी मुझको ही करनी पड़ती है। अब देखो सब कैसे बैठकर कमरे से कॉफी की डिमांड कर रहे हैं। अरे दोनों बैठी हुई बातें बना रही हैं।
आकर खुद भी तो बना सकती है ना। मैं इतना थक गई हूँ कि मेरी कमर टूट रही है। अब 2 दिन तक ये महारानियां यहाँ रहने वाली हैं और मुझे एक पैर के चक्कर गिन्नी बनाकर रखेंगे। ये सुनकर सुनीता जी बोली कि तुझे इतना सहने की जरूरत नहीं, क्या है। तू ऐसा कर कि तू कल यहाँ आ जा और जब तक ननद ना चली जाए तब तक वापस मत जाना। ये सुनते ही निशा ने कहा कि हाँ माँ, आप ही सही कह रही हो, मैं कल घर आ जाऊंगी और फोन करके अमन से कह दूंगी कि जब तक तुम्हारी बहन नहीं जाएगी मैं भी नहीं जाऊंगी। अंशु ने जैसे ये सुनी को ऐसी सलाह कैसे दे सकती है, सामने बहू खड़ी है मगर बेटी को कैसी हरकत करने के लिए कहा जा रहा है और बेटी भी अपने विवेक से काम नहीं लेती, खुद अपने हाथों से अपनी बेटी का घर तोड़ने की तैयारी कर रही है। अगले ही दिन तरुण की बहन निशा मायके आ गई और कहने लगी, मम्मी अब आप मुझे वापस जाने के लिए मत कहना, आपको नहीं पता कि वहाँ मेरे साथ क्या क्या होता है। कल रात मैंने सबको 12 बजे कॉफी बनाकर दी और वह लोग तो 2 बजे तक बातें करते रहे। इतना शोर हो रहा था कि मुझे शोर के कारण नींद भी नहीं आ रही थी। अब तो मैं तभी वापस जाऊंगी जब वह दोनों अपने घर चली जाएंगी, मैं उनका काम करने वाली नहीं हूँ। अंशु जो कि सामने बैठी सुन रही थी, उसने अपनी ननद से कहा, अरे दीदी, जब सब बहन भाई एक साथ मिलते हैं तो इसी तरह बातें करते हैं। मैं तो भी तो जब अपने मायके जाती हूँ तो हम सभी इन बातों करते हैं कि सुबह के 4 बज जाते हैं। ये बात सुनकर निशा अपनी भाभी पर चिल्लाने लगी, भाभी अपनी फिलॉसफी यहाँ झाड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे गांव में क्या होता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ये शहर है और यहाँ के तौर तरीके अलग हैं। सुनीता जी ने भी आंख निकालकर अंशु को देखा और बोली, बहू तुझे शर्म नहीं आती अपनी ननद से जुबान लड़ाते हुए। तुझे तो अपनी ससुराल में हर एक सुख मिल रहा है, तो फिर तुझे कहाँ से नंद के दुख का एहसास होगा। दुनिया भर के ऐशो आराम तुझे मिल रहे हैं तो मेरी बेटी को बातें बना रही है। इतने में वहाँ पर तरुण आया और बोला, अरे दीदी, आपके घर में तो कभी मेहमान होंगे ना, तो फिर आप कैसे आ गई? कल ही तो आपके घर में फंक्शन था। निशा गुस्से में अपने भाई से कहने लगी, तो मैं चली जाऊं क्या? तू भी अपनी बीवी की तरह बात कर रहा है। उधर सुनीता जी ने अंशु पर दहाड़ते हुए कहा, आप कुछ बताने जाती क्यों नहीं? रसोई में जाकर ननद के लिए कुछ बना, यहाँ खड़ी मुंह क्या देख रही है? सुनीता जी ने चिल्लाने पर अंशु रसोई के जाने की बजाय अपने कमरे में चली गई। सुनीता जी ने तरुण से कहा, इससे चाय बनाने को कहा था, मगर महारानी कमरे में जाकर जाने क्या कर रही है, जाकर तो देख कि क्या हो रहा है। तरुण जल्दी से उठकर कमरे में गया और कुछ देर बाद अंशु के साथ बाहर निकला, मगर अंशु के हाथ में सूटकेस देखकर सुनीता जी जोर से चिल्लाई, अब यह क्या ड्रामा चल रहा है, तू कहाँ जल्दी? अंशु ने पहले अपने पति की तरफ देखा और फिर सासू माँ से कहा, मम्मी जी अपने मायके जा रही हूँ क्योंकि मेरी ननद भी तो अपने मायके आकर बैठ गई है। जैसे ही अपनी ननद के जाने पर वापस जाएंगी तो मैं भी वापस आ जाऊंगी। सुनीता जी तुरंत उठकर खड़ी हो गई और तरुण को देखकर बोली, तरुण क्या बकवास है ये? तरुण ने कहा, मम्मी इसको अभी अभी आपने ही तो सिखाया है ना। तरुण की बात सुनकर सुनीता जी हक्की बक्की रह गई तो अंशु ने कहा, क्यों मम्मी जी, मैंने ये बात अभी अभी यही तो सीखी है कि अगर ननद मायके में रहने आ जाए तो भाभी को चले जाना चाहिए। जिस तरह दीदी ननद के आने पर ससुराल छोड़कर आ गई हैं तो मैं भी तो जा रही हूँ। जब यह चली जाए तो मुझे खबर दे दीजिएगा। अब सुनीता जी को सारा माजरा समझ में आ गया। तभी तरुण का फोन बजने लगा, देखा तो उसके जीजा जी का फोन था। जैसे ही तरुण ने फोन उठाया तो जीजा जी से पूछा, तरुण निशा वहाँ आई है क्या? पूरा घर देख लिया? घर में तो नहीं है। तरुण ये सुनकर गुस्से से अपनी बहन को देखने लगा और उसने अपनी बहन के हाथ में फोन दे दिया। निशा ने फोन पर अपने पति से कहा कि तुम्हारी बहन बार बार मायके आकर बैठ जाती है और कोई काम नहीं करती, आखिर मैं कब तक काम करूंगी? जब तक ये नहीं जाएगी अब तक मैं नहीं आऊंगी। फोन स्पीकर पर था और सबको सब सुनाई दे रहा था। तभी निशा के पति ने कहा कि निशा तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा कौन सा काम तुमको करना पड़ता है जो तुम चली जाए? खाना तो दोनों दीदी खुद बनाती हैं, बल्कि दीदी के आने पर तो तुम्हारी खाना बनाने की छुट्टी हो जाती है। कौन सी नंद है जो भाभी को उसकी पसंद का खाना बना बनाकर खिलाती है? तुम्हें ससुराल में ज्यादा छूट मिल गई है इसीलिए ऐसा कर रही हो। अगर अभी आ रही हो तो ठीक है, वरना कभी मत आना। काम करने के लिए हमारे घर में नौकर है, मैं तो बस अपनी पत्नी को वापस बुला रहा था। ये बात सुनकर तो सुनीता जी और तरुण फटू आंखों से निशा को देखने लगे। अंशु ने अपनी सास और पति को देखकर कहा, देख रहे हैं आप लोग, अब तो आपने सब कुछ सुन लिया है। सासू माँ आप तो कहती थी कि मेरी बेटी ससुराल में बहुत परेशान है, मगर उनके घर में तो काम करने के लिए नौकर लगे हैं। इन्होंने तो कभी मुझको एक गिलास पानी भी नहीं दिया और उनकी ननद इनको इतनी पसंद का खाना बना बना कर खिलाती हैं, फिर भी इनको अपनी ननद बुरी लग रही है। आप ही देख लीजिए कि कमी किसके अंदर है। आज ये नहीं गई तो जीजा जी इनको कभी लेने नहीं आएंगे और सासू माँ सोच लेना कि आपके कारण आपकी बेटी का घर टूट जाएगा। अब तो सुनीता जी ने तुरंत निशा से घर जाने के लिए कहा। तरुण से कहने लगी कि बेटा तो इसको जल्दी से घर छोड़, वरना दामाद जी नाराज हो जाएंगे। अपनी सारी सच्चाई सामने आने पर निशा का चेहरा उतर चुका था और वह तरुण के साथ वापस आ चुकी थी। उसके जाने के बाद सुनीता जी अपनी बहू से बोली, बहू मुझे नाश्ता देकर तू भी आराम कर ले, तू भी तो कल सुबह थक गई थी। ये कहते हुए सुनीता जी का गला रूंध रहा था और इसी से अंशु समझ गई थी कि कहीं न कहीं उनको पछतावा हो रहा है। उनकी आंखों से माफी मांगने के भाव साफ समझ में आ रहे थे।
अंशु सास को नाश्ता देने के बाद आराम करने चली गई और उस दिन के बाद से फिर किसी ने उसको परेशान नहीं किया। अब वह आराम से टीवी भी देखती थी और पति के साथ घूमने भी जाती थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।